सो वेलकम बैक टू चांस स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। ठंडा काफ़ी बढ़ गया है और बहुत ज़ोर का ठंडा लग रहा है ना। तो दिक्कत तो काफ़ी लग रहा होगा ठंडा में पढ़ने में, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भैया, अब और दिन कम बचा है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज हम लोग करते हैं क्लास 10th मॉडल पेपर जो आया हुआ है उसका सब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का उस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी बता चुके हैं, आज हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे। तो कॉपी पेन निकाल दीजिए। ठीक है, बिना कॉपी पेन निकाले इस वीडियो को देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपसे वीडियो देखिएगा और वीडियो पार हो जाएगा। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और क्वेश्चन आंसर लिखना चालू कर दीजिए। ठीक है, टोटल इसमें 52 क्वेश्चन तक जो बताया गया है, 31 से लेकर के 52 तक, वो सारा का मैं इसमें आंसर बताया हूँ। तो सारा आप लोग देखिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और भी इसका डिस्क्रिप्शन देखना है तो थोड़ा सा यहीं पे आप लोग देख लीजिए ताकि आगे दिक्कत ना हो। कि 31 से 38 तक में जो 6 क्वेश्चन है उसमें से, मतलब 31 से 38 तक में जितना क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें से 6 करना है और वो 2 मार्क्स का है। और 38 के बाद 39 से 46 तक जो है उसमें भी आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन करना है और वो 3 मार्क्स का है। और 39 से 46 तक में आपको टोटल जो है क्वेश्चन, 39 से 46, एक सेकेंड थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, 39 से 46 तक में भी आपका 6 क्वेश्चन का उत्तर देना अनिवार्य है ना। अच्छा, 31 से 38 6, 39 से 46 6 और 47 से 52 जो होगा वो 4, इतना ही, 6 6 12 4 16 क्वेश्चन का आंसर करना है। लेकिन मैं आपको टोटल क्वेश्चन का आंसर बता दिया तो उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वो चीज़ पूरा नहीं करते हैं, वो है वीडियो को लाइक करना। वीडियो सब देखते हैं बट लाइक कोई नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए 31 नंबर से ये सब क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, उसी को हम बस टाइप कर दिए ताकि आप लोगों को देखने और समझने में आसानी हो। तो हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य के रूप में क्यों करते हैं, दैट मीन साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं। तो देखिए, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, अधिक होता है। कैसा ना, वो उठा हुआ रहता है, तो इससे ज़्यादा एरिया हम लोग देख सकते हैं, जिसके कारण उत्तल दर्पण में ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़ा क्षेत्र को देख सकता है, इसलिए इसका प्रयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। 32 नंबर में है, लेंस की क्षमता को परिभाषित करें और इसकी SI मात्रक लिखें। लेंस की क्षमता को परिभाषित करना है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता क्या है, तो लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरणें को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका जो है, मान लीजिए ये है आपका उत्तल लेंस, ये जो है आपका आपतित प्रकाश का किरण है, उसको क्या होगा ना, ये थोड़ा सा, हाँ, ऐसे करके जो मुड़ जा रहा है, इसी के मुड़ने का क्षमता को ही लेंस का क्षमता कहते हैं। और इसका सही मात्रक डायोप्टर होता है। अच्छा ठीक है, फ जैसा दिख रहा है तो डायोप्टर कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 33 नंबर, एक छात्र को अंतिम पंक्ति में बैठकर ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है, बच्चा किस दोष से पीड़ित हो सकता है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आप समझिए कि वो जो बच्चा है वो सबसे लास्ट बेंच में बैठा है और लास्ट बेंच में वो बैठ करके बोर्ड को देख रहा है, यानी उसको दूर का चीज़ नहीं दिख रहा है ना। दूर का चीज़ अगर उसको नहीं दिख रहा है तो उसको कौन सा दृष्टि दोष होगा, तो निकट दृष्टि दोष होगा। तो छात्र को अंतिम पंक्ति में बैठकर ब्लैक बोर्ड में पढ़ने में कठिनाई होती है, बच्चों को दूर की वस्तु दिखाई नहीं, बच्चे को दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, और इसका अर्थ है कि उसे निकट दृष्टि दोष है। इसे उचित क्षमता का अवतल लेंस का उपयोग से ठीक किया जाता है। ठीक है, अगर दूर निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस, ये भी याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 34 नंबर क्वेश्चन के लिए यहाँ एक फिगर दिखाया गया है कि यहाँ पे देखिए, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है और इस अभिक्रिया का समीकरण लिखे। ठीक है, 2AgCl है और जो रिएक्ट करके 2Ag + Cl2 बन रहा है, और यहाँ पे देखिए उसका फिगर बनाया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया हो रहा है वो आपका हो रहा है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन वियोजन तो जानते हैं, वियोजन मीन्स टूटना। तो थोड़ा सा जैसे कि इसको यही है बट इसमें थोड़ा सा चीज़ क्या छूट गया, ऐसे लिखिए 2AgCl। ठीक है, 2AgCl ये टूटा और टूटने के बाद बन गया 2Ag और प्लस में Cl2, दैट मीन्स क्लोरीन, है ना, सिल्वर क्लोरीन अलग हो गया, इस तरह से हो जाएगा। तो ये वियोजन हो गया। चलिए, 2 तत्वों का नाम लिखिए जिसका बाहरी कोश पूर्ण हो। ठीक है, बाहरी कोश पूर्ण होने का मतलब क्या है, जैसे आप देखिए कोश कितना होता है, तो Kl
mn 4 कोष है, ठीक है। पहला कोष में 2, फिर 8, इस तरह से रहता है, 2 8 ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा। तो 8 है वो पूरा होना चाहिए बाहरी कोष, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे एक 8 है, तो 8 में देखिए ये 8 और ये 2 10 नियॉन हो जाएगा, फिर उसी तरह आर्गन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। समजातीय श्रेणी क्या है? समजातीय श्रेणी तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह होते हैं उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं, जैसे CH3COH, C2H5OH और C3H7OH, ठीक है। ये हो गए आपके समजातीय श्रेणी। फिर है विखंडन और बहुविखंडन से किस प्रकार भिन्न है? तो विखंडन और बहुविखंडन दोनों किस प्रकार भिन्न है, अलग अलग है, वो बताना है। तो विखंडन में देखिए, इसमें कोई जीव 2 या 2 से अधिक भागों में टूटकर नए संतति का निर्माण करता है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक कोई जो है वो टूट करके नया संतति का निर्माण करेगा, और यह 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो जैसे द्विविखंडन, इसमें 1 या 2 प्रकार का होता है, तो इसमें एक आ जाएगा द्विविखंडन, यहाँ पे द्वि हो जाएगा ना, थोड़ा सा मतलब ऐसे करके 2। इसमें एक कोशिकीय जीव 2 कोशिका में विभाजित हो जाते हैं, जैसे अमीबा। फिर बहुविखंडन, तो इसमें एक कोशिकीय जीव बहुत सारे कोशिका में विभाजित हो जाते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण को बचाने के लिए 5 होगा, ठीक है। 5 प्रकार के आर क्या हैं, ठीक है। 5 प्रकार के आर, तो देखिए 5 प्रकार के जो आर है वो है, पहला रिफ्यूज़ यानी अस्वीकार करना, रिड्यूस यानी कम उपयोग करना, रीयूज यानी पुनः उपयोग, और रीपर्पस यानी पुनः प्रयोजन में लाएं, और रीसाइकल यानी पुनः चक्रण करें। मतलब देखिए क्या है कि रिफ्यूज़ कर दें किसी भी चीज़ को, अब मतलब जो आपके काम का नहीं है उसे ना यूज़ करें, ठीक है। वही हो गया अस्वीकार करना। रिड्यूस करें तो कम से कम संसाधनों का उपयोग करें जितनी आपको आवश्यकता है। रीयूज़ करें तो कुछ ऐसा चीज़ है जिसको आप पुनः उपयोग में ला सकते हो तो उपयोग में लाएं। रीपर्पस वही चीज़ है ये भी कि उसको फिर से किसी काम में उपयोग किया जा सकता है तो उपयोग कर लें, नहीं पुनः प्रयोजन के लिए। और रिसाइकल, फिर अगर वो चीज़ ख़राब हो गया तो उसको फिर कुछ नया चीज़ में बना दे, जैसे कबाड़ वाला देखते हैं कि चेयर वेयर टूट गया तो उसको फिर से ले जा करके फिर से उसको कुछ बना दिया जाता है। तो ये है। उसके बाद है आपका कि इस खंड में कुल 8 प्रश्न हैं और हैं जिनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक निर्धारित हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बताना है, ठीक है। बस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा गया है। अवतल लेंस है ना, उसमें आपका जो है मॉडल पेपर में ही दिया गया था। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस, ठीक है। कन्वर्जिंग का क्या मतलब है कि जब आप कोई प्रकाश क्रॉस कर रहा है इससे तो सारा एक जगह हो जा रहा है, तो ये कन्वर्जन कहलाता है। हिंदी में क्या बोल सकते हैं आप इसको? अभिसारी, यानी कि सारा जो है प्रकाश का किरण अभी एक ही जगह पे आ जाओ। और डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि जब ये सारा इधर उधर फैल जाता है तो वो डाइवर्जेंट कहलाता है, ठीक है। तो कन्वर्जिंग लेंस यहाँ बोल दिया और हिंदी में अवतल लिख दिया, तो आप इंग्लिश वाला को ही मान करके चलिएगा क्योंकि अवतल लेंस लेकर के सही क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो देखिए ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। तो आप इसको देखिए, सेम क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अभिसारी लेंस 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ों को लिख लेना है, जैसे कि एफ यानी फोकस, फोकस कितना है ना, फोकस दूरी जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या बोला है, यू का मतलब होता है आपका क्या, ये जो है अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है वस्तु की दूरी। उसके बाद भी नहीं पता है, H1 जो है आपका यानी हाइट वो कितना है, 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, और H2 आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले आप लेंस सूत्र लिखिएगा। तो लेंस सूत्र आपको पता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू, क्योंकि हमें क्या निकालना है, v ही तो निकालना है, तो 1/v इक्वल टू, तो ये जो पार्ट है 1/u जो -1/u है ना, -1/u है वो बराबर के इधर आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा +1/u हो जाएगा, और 1/v यहीं रह जाएगा, ठीक है। इधर कर दिए। अब जो है वैल्यू पुट कर दीजिए, अगर छोटा दिख रहा है तो हम इसको थोड़ा और जूम कर देते हैं। इसमें जो है वो वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू जैसे क्या है, तो 1/v ही निकालना है, तो f का वैल्यू 10 है और u जो है वो -25 है, तो ये माइनस ये प्लस माइनस ही हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 10 और 25 कैल्शियम 50 आ जाएगा, तो 5 - 2 तो 3/50 आएगा, ठीक है।
3/50 आएगा कैसे, 1/v इक्वल टू 3/50। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 50 उधर और ये 3v हो जाएगा ऐसे, 3v इक्वल टू 50। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50/3। देखिए 50/3 है, इसको भागा करें तो 16.66 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब उसके बाद क्या हमको निकालना होगा, आवर्धन निकालना होगा। आवर्धन निकालिएगा तो m बराबर होगा v/u होता है, m इक्वल टू v/u। तो v का वैल्यू 50 है, v का वैल्यू जो है 50/3 है, तो लिख दिए 50/3। ठीक है, और फिर बोला है u देखिए फिर है u, तो u का जो वैल्यू है वो आपका है -25, तो वो -25 लिख देना है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, चाहे तो 50, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, -2 पर चला जाएगा तो -2/3 हो जाएगा। तो H2 और H1 देखिए -2/3 और H2/5 है। अब ये इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देख यहाँ हम आपको करके दिखा देते हैं। तो -10 हो जाएगा, 3H2 इक्वल टू -10 हो जाएगा, तो H2 इक्वल टू हो जाएगा -10/3। अब इसको जब भागा कीजिएगा तो -3.33 आएगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति जो है 116.6 सेंटीमीटर पे है, और ये जो प्रकृति है वो प्रतिबिंब कैसा है, वो वास्तविक है और उल्टा है। जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, और आकार जो है वो वस्तु से छोटा है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग आगे। 40 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्युत मतलब 40 नंबर क्वेश्चन, हाँ ठीक है पढ़ रहे थे हम। 40 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्युत सर्किट का एक आरेख बनाना है। ठीक है, जिसमें 2 वॉट का 3 बैटरी लगाना है। एक का प्रतिरोध 52 है, दूसरा का 80 और एक का 120 है। एक प्लग कुंजी भी लगाइए और सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। ठीक है, तो बस एक फिगर ड्रॉ करना है। इस तरह से आप एक फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा। हम इसमें फिगर ड्रॉ कर दिए। बस यहाँ देखिए क्या छूट गया मेरा, एक चीज़ छूट गया है, अभी हम आपको बता दें। 52, 80 और 120 है ना, 52, 80 और 120। तो एक को मान लेते हैं 52 ओम, 80 ओम और 120 ओम। ठीक है, तो आप एक परिपथ बना दिए। ये पहला प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है, तीसरा प्रतिरोध है। एक है 52 ओम, एक है 80 ओम, एक है 120 ओम। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है इसलिए सीधा जोड़ दिए, कुंजी यहाँ पे बना दिए। और उसके बाद जो बैटरी है वो बोला था, क्या बोला था, इसको देख लीजिए। बैटरी के लिए बोला था कि 2 वॉट का है ना 3 सेल होना चाहिए, 2 वॉट का 3 सेल होना चाहिए। तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 वॉट का बैटरी हो जाएगा। और ऐसे करके आप शो कर दीजिएगा कि यहाँ से देखिए अब परिपथ में विद्युत बहने लगा। विद्युत परिपथ में ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे बहते हुए ऐसे चलते रहता है अपना। ठीक है, तो ये बना दीजिए। ये जो मैं मिसिंग हुआ है यहाँ पे लिख दीजिएगा, जो है 52, 80, 120 जो भी है वो देख लीजिएगा, लिख दीजिएगा। चलिए अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखा, तो देखिए वह पथ जिस पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र से मुक्त अवस्था में आने पर गति करेगा उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। और इसके 2 गुण निम्नलिखित हैं। पहला, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। ठीक है, उत्तर ध्रुव से निकलता है। ठीक है, जैसे ये चुंबक बना दीजिए आप, क्या होता है, SN होता है ना, एक तरफ S एक तरफ N। हाँ ठीक है, तो बोलता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के उत्तरी ध्रुव नॉर्थ से प्रकट होगा और दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाएगा। तो मान लीजिए ऐसे करके जाएगा। ठीक है, ये इधर से निकल रहा है तो इधर जाएगा, ये इधर से निकल रहा है तो इधर जाएगा। और दूसरा, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर की तरफ। ठीक है, तो यही है चुंबकीय क्षेत्र रेखा। उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया बताना है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, वही अभिक्रिया है जिसमें आपका उपचयन अपचयन दोनों हो, है ना। तो ऐसी कभी अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और उदाहरण के तौर पे देखिए ZnO+C है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन है, और ये जब अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा, जिंक हो गया अलग और ये ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ चला गया, कार्बन के साथ चला गया। ठीक है, तो ये हो गया अपचयन उपचयन दोनों हो गया, तो यही है रेडॉक्स अभिक्रिया। उसके बाद कहा गया है कि कार्बनिक यौगिक के अणुसूत्र तथा संरचना लिखिए। तो ब्यूटेनॉन,
क्लोरोपेंटेन और मेथेनॉल का लिखना है। यौगिक के अणुसूत्र तथा संरचना। चलिए संरचना मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, बस वो देख लीजिएगा। ब्यूटेनॉन C3H8CO। ठीक है, तो आपको ये कैसे लिखना है, तो देखिए सी है तो आपको पता है 4 बॉन्ड बनेगा इधर से, ऐसे 3, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, फिर एक और सी, 1 हाइड्रोजन ऊपर 2 हाइड्रोजन, फिर एक और सी, तो 1 हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन। ठीक है, कितना हमको करना है, हाइड्रोजन 8 है तो 3, तो 5 2 7। ठीक है, उसके बाद जो है एक और सी के साथ ओ भी है ना, CO, और एक हाइड्रोजन इधर, एक सेकेंड, एक हाइड्रोजन इधर। देखिए तो कितना हो गया, 4 3 7 1 8 हो गया, तो यही आपका बनेगा। ठीक है, 4 बॉन्ड देखिए सब में 4 4 बॉन्ड होता है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड हो गया। इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें देखिए 1 2 और ये 2 4, ऐसे करके बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये है ब्यूटेनॉन। उसके बाद क्लोरोपेंटेन में C5H11 है। देखिए C5 1 2 3 4 5, H लगा दीजिए। ठीक है, H H H H H H, इस तरह से कितना हो जाएगा मेरा, H चाहिए हमको 11, 3 5 2 7 2 9 1 10 1 11, और यहाँ पे हो जाएगा लास्ट में Cl, है ना, क्लोरोपेंटेन। ठीक है, जानते ही हैं 5 का पेंटेन होता है। उसके बाद मेथेनॉल देख लीजिए, तो मेथेनॉल CH3OH होता है। ठीक है, तो CH3 और OH हो गया, इसी तरह से आपको बना देना है, ये है मेथेनॉल CH3OH। और अल्कोहल का क्या होता है, आप लोग अल्कोहल का हमको अणुसूत्र बताइएगा। ठीक है, इसका नहीं, मतलब अल्कोहल का बताइएगा। चलिए, मनुष्य में 3 हार्मोन का नाम लिखना और उसका कार्य बताना है। तो मनुष्य में 3 हार्मोन कौन कौन से होते हैं, तो एक हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन देखिए यह अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, यह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, इंसुलिन जो है क्या करता है, शर्करा का मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर इंसुलिन नहीं रहा तो आदमी को शुगर हो जाता है। फिर एक है टेस्टोस्टेरोन, तो ये एक पुरुष हार्मोन है, ये वृषण में पाया जाता है और यौन आरंभ से संबंधित परिवर्तन में सहायक होता है। यानी पुरुष जब यौन होने लगता है, यानी एडल्ट होने लगता है, वयस्क होने लगता है, तो उसमें बहुत सारा परिवर्तन होने लगता है। उसके बाद एस्ट्रोजन एक मादा हार्मोन है, यह अंडाशय में पाया जाता है और यह मादा में यौन आरंभ से संबंधित परिवर्तन में सहायक होता है। ठीक है, अब आ जाइए 45 नंबर, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। तो क्यों हम लोग ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत पे ध्यान दे रहे हैं, तो देखिए पृथ्वी में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम जैसे ईंधन का ज्ञात भंडार बहुत ही सीमित है। हम लोगों को जितना पता है वो क्या है, बहुत सीमित है। यदि इसी दर से इसका उपयोग करते रहें तो शीघ्र क्या है, समाप्त हो जाएगा। और इसलिए हमें ऊर्जा संकट से निपटने के लिए वैकल्पिक स्रोत पे ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बिजली बन रहा है कोयला से, और कोयला का भंडार भी सीमित है। अब हम कोयला खूब निकाल के बनाते जाएंगे तो क्या होगा, एक टाइम के बाद कोयला खत्म हो जाएगा। अब कोयला खत्म हो जाए तो भैया क्या कीजिएगा, तो इसीलिए हम लोग अभी से जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब पे धीरे धीरे कन्वर्ट होता है, उस पे जा रहे हैं, उसका प्रयोग करते जा रहे हैं, ताकि कोयला का कम उपयोग करें, ताकि वो बचा रहे लंबा समय तक। और यह खत्म हो जाए तो हम लोग सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का सही ढंग से यूज करना सीख जाए। उसके बाद 46 नंबर, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। इस क्षति को सीमित करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो ओजोन परत के बारे में है, जो क्षति होते जा रहा है वो हम लोग के लिए आज के समय में चिंता का विषय है। क्यों है, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को हमारे पास आने से क्या करता है, रोकती है। इस हानिकारक किरणों से विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। अब जैसे त्वचा कैंसर आदि ये सब हो सकता है। इनकी क्षति को रोकने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, तो सबसे पहला चीज़ है कि प्रदूषण कम कीजिए, है ना। प्रदूषण कम से कम फैलेगा तो ओजोन परत को क्षति नहीं होगा। तो देखिए CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग पर नियंत्रण होना चाहिए। जो हम लोग AC, फ्रिज और ये जो क्या बोलते हैं परफ्यूम होता है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, तो उसको कम यूज़ कीजिए। दूसरा, नाभिकीय विस्फोट कम हो जाना चाहिए, और जो सुपरसोनिक विमान है उसका भी प्रयोग कम करना चाहिए। चलिए, अब उसके बाद दिया है कि इस खंड में कुल 6 प्रश्न हैं, जिसमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक निर्धारित है। ठीक है,
तो पहला तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ ही जाता है। विद्युत मोटर का चित्र बनाना है और इसका सिद्धांत और कार्यविधि को स्पष्ट करना है, और साथ में विद्युत मोटर में स्प्लिट रिंग लगा होता है, उसका क्या कार्य है ये भी बताना है। ठीक है, तो चलिए पहले विद्युत मोटर का हम लोग सिद्धांत देखते हैं। तो विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, तो देखिए विद्युत मोटर जो है वो क्या करता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, जब धारावाहिक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है। इस बल की मदद से विद्युत ऊर्जा जो है वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, जैसे मोटर मतलब समझिए पंखा, पंखा क्या है, बिजली ऑन कीजिए, करंट ऑन कीजिएगा तो ये विद्युत ऊर्जा मिला पंखा को, और वो घूम करके हम लोग को हवा दिया तो वो क्या हुआ, यांत्रिक ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, कौन, तो मोटर बदल देता है। उसके बाद देखिए कार्यविधि, कार्यविधि में देखिए चित्र में दर्शाया गया है, तो चित्र आपको हम भी दर्शा देते हैं। ये है चित्र। ठीक है, एन और एस आपको दिख रहा होगा। अच्छा, एन एस होता है, वहाँ पे हम ऊपर में शायद एस एन लिख दिए थे, है ना, चुंबक जो बनाए थे तो एस एन लिख दिए थे, तो एन एस ही देखिएगा। ठीक है, ऐसे करके जो था ऊपर वाला फिगर में, तो एन एस है आपका चुंबकीय ध्रुव है, मैग्नेटिक पोल। उसके बाद देखिए ए बी सी डी जो बना हुआ ये एक क्या है, क्या बोलेंगे उसको आप, आयताकार का एक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक सीधा सीधा तार गया हुआ है, और ये यहाँ पे लगा हुआ है रिंग। ठीक है, स्प्लिट रिंग, विभक्त विलय रिंग जो आप देख पा रहे होंगे। चलिए हम हटा देते हैं, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको, ये रिंग लगा हुआ है। उसके बाद ये जो मोटा सा लंबा सा है ये धुरी है, इसी में अगर कुछ सॉफ्ट जोड़ दे, ऐसे लंबा सा आगे तक खींच दे और इसमें पंखा जैसा लगा दे तो बन गया ये, है ना, ऐसे करके बन गया ये फिर। तो इतने ही दूर का फिगर है। उसके बाद यहाँ पे जो आप सर्किट देखिए, इसका सर्किट क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रूश लगा हुआ है ना। उसके बाद ये देखिए इसका परिपथ है, यहाँ पे कुंजी यानी स्विच है, और यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, और इधर से स्विच ऑन कीजिएगा, यहाँ पे स्विच ऑन होगा तो ऐसे करके करंट सीधा जाएगा यहाँ, और ये करंट जा करके घूमेगा, ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक है, ये जो है पार्ट नीचे की तरफ जाएगा और ये पार्ट ऊपर की तरफ घूमेगा। और आपको पता है कि नॉर्थ एंड साउथ पोल, दो पोल है चुंबक का, और ये दोनों अपना एक चुंबकीय बल लगाएंगे जिसके कारण ये नीचे जाते रहेगा, ये ऊपर आते रहेगा, ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, अब बस इसी चीज़ को जो है आप देख लीजिए यहाँ पे। तो बोला है कार्यविधि में क्या है कि चित्र में दर्शाया अनुसार विद्युत मोटर विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली ABCD है होती है। ठीक है, यह कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी होती है कि इसकी भुजाएं AB तथा CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रहे। कुंडली के दो सिरे विभक्त विलय जो है आपके, वही जो स्प्लिट रिंग है, दो अर्ध भाग द्वारा P और Q द्वारा संयोजित है। इन अर्ध भागों के भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है, इस तथा धुरी से जुड़ी होती है। P तथा Q होना चाहिए, P तथा Q, Q ये लिख लीजिए कि बाहरी चालक सिरे क्रमशः स्थिर चालक ब्रुशों XY से स्पर्श करती है। ठीक है, और बस इसी तरह से ये मेरा डुंग 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 करके मोटर ऑन होगा। आगे और भी है, बैटरी से चलकर चालक ब्रुश X से होते हुए विद्युत धारा कुंडली ABCD में प्रवेश करती है तथा चालक ब्रुश से होते हुए बैटरी से दूसरे टर्मिनल पर वापस भी आ जाती है। कुंडली में विद्युत धारा इस भुजा AB में A से B की ओर तथा भुजा CD में C से D की ओर प्रवाहित होता है। अतः AB तथा CD में विद्युत धारा की दिशाएं विपरीत हो जाती है। फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम जो है, ठीक है, बाम हस्त नियम पे आप ध्यान दीजिएगा। बाम हस्त नियम के लिए मैं आपको बता दूं, अपने बाएं हाथ को, वो जो बंदूक नहीं बनाते हैं, बंदूक स्टाइल गोली मारने वाला ठाई से, तो उसमें क्या होगा कि अंगूठा आपका ऊपर की ओर हो जाएगा, और ये जो है आपका उंगली ये सीधा रहेगा, और ये वाला जो उंगली है वो इधर करके रहेगा। ठीक है, मतलब इसका डायरेक्शन इधर साइड में रहेगा, और ये सीधा जाएगा और ये ऊपर, इस तरह से उंगली को पकड़ लिया। तो यही है फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। ठीक है, उसके बाद फ्लेमिंग का एक और नियम है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, वो भी मैं आपको एक दिन बता दूंगा। ठीक है, अनुप्रयुक्त करने पर हमें यह प्राप्त होता है कि AB पर आरोपित बल इसे अधोमुखी धकेलता है, जबकि भुजा CD पर आरोपित बल इसे ऊपरमुखी धकेलता है। वही चीज़ बताए थे कि ये प्लेट मतलब ये नीचे की ओर धकेल रहा है तो ये ऊपर की ओर धकेल रहा है। ठीक है, इस प्रकार किसी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र कुंडली तथा धुरी वामवर्त घूर्णन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद एक और चीज़ पूछा था, वही स्प्लिट रिंग। तो स्प्लिट रिंग देखिए, विद्युत मोटर में विभक्त विलय यानी स्प्लिट रिंग, द्विपरिवर्तका
का कार्य करता है। विभक्त विलय का कार्य कुंडली के प्रत्येक आधे प्रत्येक प्रत्येक होना चाहिए, तो प्रत्येक है ना, आधे के पश्चात उसमें बहने वाली धारा की दिशा बदलना है। धारा की दिशा परिवर्तन के कारण आर्मेचर पर लगने वाले बल की भी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार कुंडली पर लगने वाला बल घूर्णी बल कुंडली में घूर्णन उत्पन्न कर देता है। ठीक है, देखिए 48 नंबर में कहा गया है कि प्रतिरोधों का समानांतर संयोजन क्या है। समानांतर में जुड़े तीन प्रतिरोध जो आर 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 है, मतलब R1 R2 R3 होंगे, कि समतुल्य प्रतिरोध जो है वो उसका व्यंजन बनाना है, आपको व्यंजन व्युत्पन्न करना है, यानी फॉर्मूला। ठीक है, तो जब तीन प्रतिरोधकों को के प्रथम सिरों को एक बिंदु से दूसरे सिरे को एक बिंदु पर जोड़कर परिपृत पथ पूरा किया जाता है, तब इस प्रकार के जोड़ने की विधि को पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। मतलब जैसे कि आप ये देखिए, अच्छा नहीं दिख रहा है, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये बन गया आपका पार्श्वक्रम संयोजन, एक सिरा से दूसरा सिरा तक जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका पार्श्वक्रम संयोजन। अब कहा गया है कि आपको इससे क्या लाना है, तो इसका जो व्यंजक है उसको लाइए। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे फिगर बना करके दिखा दिए हैं, तो इसी फिगर के थ्रू हम लोग लाएंगे। ये है I1 I2 I3 और इधर से R1 रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस 3, दैट मीन्स कि प्रतिरोध 1 प्रतिरोध 2 प्रतिरोध 3। उसके बाद यहाँ पे हम लगा दिए V, यहाँ पे विभवांतर, और यहाँ पे एमीटर लगा दिए हैं, ये कुंजी है, और यहाँ पे आपका बैटरी सेल लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप एक फिगर बना लीजिएगा। उसके बाद आप ये लिख लीजिएगा कि तीनों प्रतिरोध R1 R2 R3 तथा R1 R2 तथा R3 को पार्श्वक्रम में जुड़े हुए हैं, जिसमें विद्युत धारा क्रमशः I1 I2 I3 है। ठीक है, I1 I2 तथा I3 है। परिपथ में कुल विभवांतर जो भी है और धारा को मापने के लिए एमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, ओम का नियम में यही बताता है कि जो एमीटर है वो आपका कैसे जुड़ना चाहिए, वो श्रेणी क्रम में। चलिए अब इसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, ओम का नियम के अनुसार V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू क्या होगा, V बटा आर। ये बन गया पहला समीकरण। तो अब देखिए आपका 3 था, I1 था, I2 था, I3, तो सेम इसी तरह से समीकरण 1 2 3 4 बन जाएगा आपका। जैसे ये फर्स्ट बना है उसी तरह से 4 ठो बन गया। उसके बाद परिपथ में कुल धारा कितनी है, तो I जो है कुल धारा बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। उसके बाद देखिए चारों समीकरण से हम लोगों को क्या मिलेगा कि V बटा आर होता है ना, V बटा आर है, तो इसको भी, और ये जो बाकी बचा तीनों उसको लिखे V बटा R1 V बटा R2 V बटा R3। ठीक है, अब इसमें क्या है कि V जो है वो कॉमन ले लीजिए, V कॉमन ले लिए सब में, तो 1 बटा R1 प्लस 1 बाई R2 1 प्लस 1 बाई R3 हो जाएगा, और इधर V बाई आर हो जाएगा। तो ये भी और ये भी कट गया एक बार में, तो क्या आ गया आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय आर इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। यही ना है आपका क्या पार्श्वक्रम संयोजन का फॉर्मूला, है ना। 1 बाय आर इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। और श्रेणी क्रम का क्या होता है फॉर्मूला, तो वही आपका हो जाएगा I इक्वल टू I1 I2 और I3, या फिर R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। चलिए उसके बाद आगे क्वेश्चन है कि आयनिक आबंध क्या है। 49 नंबर, आयनिक आबंध क्या है। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म लिखे। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O होगा ना, Na2O, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है। Na2O के निर्माण को दिखाइए। यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ हो गया इंग्लिश में Na2O। तो एक धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण से जो रासायनिक आबंध बनता है उसे आयनिक आबंध कहते हैं। और आयनिक यौगिक के गुणधर्म जो हैं कुछ निम्नलिखित हैं, जैसे क्या कि इन यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है, दूसरा या पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, अब Na2O का निर्माण, सोडियम ऑक्साइड का निर्माण देखिए कैसे है। तो देखिए ऑक्सीजन जो O है उसको कितना घटता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है ये बताइए हमको। नहीं क्या है, 16 है ना परमाणु संख्या। तो 2 8 प्लस कितना हो जाता है 6, है ना। 2 प्लस 8 प्लस 6, और या फिर ऐसे समझिए पहला कक्ष में 2, दूसरा कक्ष में 8 भर गया, और तीसरा कक्ष में 2 मतलब 6। तो यहाँ पे इसको कितना घटता है, -2 घटता है। अगर इसको 2 पूरा हो जाए तो ये फिर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इसका यानी कि संयोजकता कितना है, 2 है। उसी तरह सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है 11, तो 2 8
और 1, तो इसके पास 1 बचता है, सोडियम 1 दे सकता है और ऑक्सीजन को 2 लेना है। तो बोलता है कि भैया सोडियम दे दीजिए आप। तो देखिए सोडियम अपना 1 दिया, तो एक और सोडियम लाएं, तो फिर ये अपना 1 दिया, तो 2 सोडियम मिल करके ऑक्सीजन का जो है कक्ष पूरा भर के 8 पूरा कर देता है। इसीलिए देखिए ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो वो माइनस में लिखाएगा, और सोडियम देता है कितना, 1 देता है, तो प्लस में जाएगा, प्लस में जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिख दिए कि सोडियम का 2 जो है पे होल प्लस ऑक्सीजन का -2, जाने पे क्या हो जाएगा, ये खत्म, तो बचा Na2O, है ना, Na2O सोडियम ऑक्साइड। इस तरह से आपको बना लेना है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि मिसेल क्या है, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। साबुन किस तरह से सफाई करता है उसका क्रियाविधि समझाना है, और मिसेल क्या है। तो देखिए जब साबुन को जल में घोलते हैं होने से ना, घोलते हैं, तो इसके अणु एक विशेष प्रकार की संरचना बना लेते हैं। ठीक है, इसका एक आयनिक शिरा जल के अंदर होता है और दूसरा आयनिक शिरा जल के बाहर होता है। इसी संरचना को मिसेल कहते हैं। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन के अणु में 2 सिरे होते हैं, एक सिरा ध्रुवीय जो जल रागी होता है और दूसरा सिरा अध्रुवीय जो जल विरागी होता है। ठीक है, कपड़े धोने की प्रक्रिया में साबुन अणु के अध्रुवीय भाग मैले या तेल की बूंद की ओर होता है और ध्रुवीय भाग बाहर की ओर होते हैं। इस प्रकार तेल की बूंद साबुन के अणुओं द्वारा घिर जाते हैं। साबुन अणुओं के द्वारा बनी संरचना को मिसेल कहते हैं। ठीक है, पानी डालने पर ध्रुवीय भाग पानी से क्रिया करता है और तेल की बूंद साफ हो जाती है और इस प्रकार कपड़ा आपका धुल जाता है। ठीक है, फिर मानव हृदय का निम्नांकित चित्र बनाना है और साथ में मानव हृदय में दोहरा परिसंचरण तंत्र को भी समझाना है। ठीक है, दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है वो बताना है। तो देखिए फिगर का बात रहा, फिगर देख लीजिए, ये है आपका, इसमें निम्नांकित चित्र बोला है, इसीलिए सारा आपको पार्ट का नाम लिखना पड़ेगा। महाधमनी जो है ये महाधमनी है, यहाँ फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस शिराएं, बायां अलिंद है, बायां निलय है, इधर विभाजिका दायां निलय है, फिर शरीर के निचले भाग का महाशिरा दायां अलिंद है, फिर महाशिरा ऊपरी भाग से महाशिरा, शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा। इस तरह से इसका जो पार्ट है वो आपको लिख लेना पड़ेगा और ये कैसे कैसे आपका फंक्शन करता है ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि इधर से आपका जा रहा है ना, ब्लड इधर से जाएगा, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके ऐसे करके निकल जाएगा, फिर इधर से जाएगा, इधर से आएगा और ऐसे करके फिर निकल जाएगा। तो एक ही जो हमारा खून है ना, एक बार खून बिना ऑक्सीजन वाला रहता है डीऑक्सीजनेटेड, और दूसरा बार वो जब खून हमारे हृदय में दोबारा जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है। तो आप यही चीज़ देखिए ना कि एक बार चक्कर काटा, दूसरा बार चक्कर काटा, तो यही हो गया दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब चलिए हम इसको समझ लीजिए आप कि दोहरा परिसंचरण तंत्र विऑक्सीजनित रक्त शरीर के विभिन्न भागों में महाशिराओं द्वारा दाएं अलिंद में इकट्ठित होते हैं। ठीक है, फिगर देख करके आप उसको समझ लीजिएगा, मैं फिगर बना करके लिख लीजिएगा। जब दायां अलिंद सिकुड़ता है तो यह दायां निलय में चला जाता है, और जब दायां निलय सिकुड़ता है तो यह विऑक्सीजनित रक्त फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फुफ्फुस में चला जाता है, जहां पर गैसों का विनिमय होता है। यह रक्त ऑक्सीजनित होकर फुफ्फुस शिराओं के द्वारा वापस हृदय में बायां अलिंद में आ जाता है। जब बायां अलिंद सिकुड़ता है तो यह ऑक्सीजनित रक्त बायां निलय में चला जाता है, और जब बायां निलय सिकुड़ता है तो यह रक्त शरीर के विभिन्न भागों में महाधमनी के माध्यम से वितरित किया जाता है। ठीक है, अतः वही रक्त हृदय चक्र में हृदय में से 2 बार गुजरती है, एक बार ऑक्सीजनित तथा दूसरी बार विऑक्सीजनित रूप में। तो इसी को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और महत्व चाहे तो लिख सकते हैं, एक थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिए कि महत्व क्या है इसका, कि हमारा हृदय 4 कोष्ठक से मिलकर बना है। इसके ही कारण से हमारे शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजनित रक्त वितरित किया जाता है। इसके कारण से ही कोशिकाओं व ऊतकों में ऑक्सीजन का वितरण सही आवश्यकता अनुसार बना रहता है। ठीक है, तो रक्त का काम हमारे हृदय में यही, मतलब हमारे शरीर में जो हृदय है उसका काम क्या है, यही कि रक्त में ऑक्सीजन को मिक्स करके पूरे शरीर तक सप्लाई करना। 52 नंबर आखिरी क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं, और दूसरा कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं।
ठीक है। वीडियो काफ़ी ही हमको लगता है लंबा हो गया होगा, लंबा होगा ही, क्योंकि सारा आंसर डिटेल में आपको एक्सप्लेन किए हैं और उसका आंसर लिखते लिखते और लगभग हम बहुत काफ़ी थक चुके हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम आगे आते हैं। आंसर इसका देखिए क्या है। जब मेंडल है ना, यहाँ पे देखिए, मेंडल ने मटर के लंबे पौधे और बिना पौधों का संकरण कराया, एक मिनट, बौने होना चाहिए है ना, कुछ कुछ मिसप्रिंट हो जाता है, बौने पौधों का संकरण कराया तो उससे प्रथम संतति पीढ़ी F1 में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, है ना। पहले क्या हुआ कि मटर का एक लंबा पौधा वाला लिया और एक लिया बौना पौधा, ठीक है। दोनों को संकरण कराने से क्या हुआ कि एक लंबा पौधा वाला प्राप्त हुआ। इसका अर्थ है कि दो लक्षण में से केवल एक पैतृक लक्षण ही दिखाई दिया, ठीक है। फिर उन दोनों को मिश्रित प्रमाण नहीं दिखाई दिया, उन दोनों का मिश्रित प्रमाण नहीं दिखाई दिया। उसने पैतृक पौधे और F1 पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण से उगाया। इससे दूसरी पीढ़ी F2 में सभी पौधे लंबे नहीं थे, इसमें एक चौथाई पौधे बौने थे। इस प्रकार मेंडल ने लंबे पौधे के लक्षण को प्रभावी और बौने पौधे के लक्षण को अप्रभावी कहा। मेंडल के प्रयोग में F1 जो है पीढ़ी के सभी पौधे लंबे तथा पुनः जब F1 पीढ़ी के दो पौधे और संकरण कराया गया तब F2 पीढ़ी के पौधे या तो लंबे या बौने थे। लंबे या बौने का अनुपात 3:1 था। कोई भी पौधा बीच की ऊंचाई का नहीं था, अर्थात लंबे बौनेपन का लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होता है, ठीक है। कुल मिलाकर के बच्चा जो है लंबा होगा या बौना होगा वो डिपेंड करता है वंश पे, है ना, आपके वंशानुगत पे निर्भर करता है, जीन्स पे, जेनेटिक पे। चलिए तो होप हाँ ख़त्म हो गया पूरा वीडियो। चलिए देख लिए, कॉपी में लिख लिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किए। छोटा सा और अच्छा काम, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।